नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बीच बाजार चुनावी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस समय हम मौजूद हैं जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ से विधायक हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनके जिम्मे बहुत से काम जनता ने दिए हैं। उनको मंत्री सरकार ने बनाया, मुख्यमंत्री ने बनाया और उसके बाद उनका रिपोर्ट कार्ड अब तैयार भी हो रहा है। जनता से बहुत सी उम्मीदें नेताओं को रहती है कि चुनाव में उनको वोट देंगे, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद तो जनता की होती है नेताओं से कि वो उनके काम को करवाएंगे। हकीकत क्या है, बीच बाजार चर्चा क्या है, आज हम आपको बताएंगे। इस समय हम मौजूद हैं, ये जो मेन बाजार है जगाधरी का, वहाँ पर मेटल इंडस्ट्री के नाम से मशहूर है जगाधरी और साथ ही प्लाईवुड इंडस्ट्री भी यहाँ की एक बड़ी पहचान है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि क्या वाकई में जगाधरी की तकदीर और तस्वीर बदली है या फिर जस के तस हालात बने हुए हैं। चलिए हमारे साथ बीच बाजार चुनावी चर्चा में, और साथ ही हम बातचीत भी करेंगे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से। आइए, जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के बाजार में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे असलियत जान लेते हैं जगाधरी विधानसभा की। अंकल जी, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से हम बातचीत करेंगे। विधायक हैं यहाँ के। जगाधरी में कामकाज हुए हैं पिछले 5 से 10 सालों में, जब से बीजेपी की सरकार जो है ना, कैपेसिटी जो है कम होगी, सड़क ऊंची उठ गई जो 5-6 इंची थी, उसके कारण जो है पानी अंदर बढ़ रहा है। अब दुकानदार परेशान। मैं परेशान हूँ। परेशानी बताइए आपने विधायक जी को। विधायक जी को क्या बताऊँ, वो तो अपनी लग रहे हैं सुधार करने। आपके जब मकान जहाँ पर है वहाँ पर विकास हुआ, दुकान जहाँ पर है उसका विकास हुआ, पूरे क्षेत्र का विकास देखते हैं, कोई बदलाव देखते हैं? विकास नहीं हुआ जी, पत्थर लगे हुए हैं बड़े बड़े, लेकिन विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो सड़कें बनी भी हैं ना, आप प्रकाश चौक पर चले जाओ, 1.5 फुट कट्टे जो सीवरेज के मेन होल थे ना, वो नीचे पड़े हैं। तो क्या लगता है सर, बदलाव आया कुछ या पहले की जैसे हालात बने हुए? अपना विकास ज़्यादा है जी, शहर का विकास कम है। काफ़ी मशहूर चीज़ें भी जगाधरी में हैं। अंकल जी, इस समय चुनाव नज़दीक है, हम भी आपके बीच और नेता भी आएंगे। आपको लगता है कि जगाधरी का विकास हुआ है? विधायक जी को क्या कहना चाहेंगे हमारे जरिए, मंत्री जी को? वह भी यार, सड़कें तो बनी रही है यहाँ पे। विकास हो रहा है? हाँ, कुछ तो ही रहा है। कुछ तो हो ही रहा है। लेकिन पहले से ज़्यादा बदलाव देखते हैं, पहले से ज़्यादा विकास देखते हैं। आप जो उम्मीद करते थे वो उम्मीदें पूरी हुई हैं कि नहीं है? दिल से बताइए। सड़कें तो बनी रही भाई जी, सड़कें बन रही हैं, और क्या है, पब्लिक को और क्या चाहिए। विधानसभा में काम हुए हैं सर यहाँ पर, आपको लगता है जगाधरी में? बड़े लेट हुए हैं, बहुत लेट हुए हैं। अच्छा, लेट है, काम हो रहे हैं लेकिन? काम हो रहा है लेकिन बड़े लेट। ये सड़क 10 साल में बनी है। ये सड़क जिस पर हम खड़े हैं 10 साल में बनी है, तो मतलब काम तो है, बहुत लेट हुए हैं। रोजगार है आपका? रोजगार कैसा चल रहा है पहले बताइए। बहुत बढ़िया चल रही है रोजगार। और फिलहाल जो मौजूदा सरकार है और यहाँ के विधायक है, क्या उतना बेहतर काम कर पा रहे हैं जितनी उम्मीद 2019 में आपने की थी, वोट दिया होगा तब? उससे अच्छा कर रहे जी काम तो। हाँ जी, हाँ जी, अपनी स्पीड के हिसाब से पूरी तरक्की चल रही है। रोड की, कंस्ट्रक्शन की, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेहतर हुआ है, विकास की गति बढ़ी है। जैसे लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ कमियाँ देख रहे हैं। कमियाँ तो सर धीरे धीरे होंगी ना सोल्व, एकदम तो सारी कमियाँ सोल्व नहीं हो सकती ना, सारी धीरे धीरे हो रही है और चल रहा है पूरा विकास सही। आप काम करते हैं यहीं पर, आपको लगता है सरकार में अच्छे काम हुए? यहाँ पे कुछ अच्छा काम हुआ है? आप देख रहे होंगे सड़क पर भी चलते हैं और सुविधाएं मिल रही हैं, आप मिल रही सारी। क्या हो रहा है? हाँ, खुश है सरकार? खुश है। हाँ। तो ये कुछ बातें हैं जो लोग अपनी तरफ से कह रहे हैं। इस समय हम जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ से विधायक हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब, जिनके पास कई डिपार्टमेंट्स हैं, बड़ा जिम्मा है। आइए इनसे चुनावी चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। सर, चुनावी चर्चा हम कर रहे हैं, चुनावी माहौल बन चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ये कह दिया है कि अब चुनावी शंखनाद हो चुका है। लोकसभा चुनाव सर पर है, लेकिन उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी हैं। आपसे मेरा सीधा सा पहला सवाल सर यही है, जो डिपार्टमेंट्स आपको दिए, हरियाणा सरकार में आप मंत्री हैं, अभी तक 2019 से लेकर 24 तक क्या बदलाव सर आए हैं? सबसे पहले हम आपके शिक्षा विभाग की बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जो एजुकेशन की बात है, एजुकेशन में जब मैं 2019 में मंत्री बना जी, तब हमारे पास 20 लाख स्टूडेंट थे। अब हमारे पास 24 लाख स्टूडेंट हैं, यानी कि संख्या हमारी बढ़ी। बिल्कुल। दूसरी बात, संस्कृति मॉडल स्कूल है, जब मैं बना तब हमारे पास 22 थे, अब हमारे पास 116 में नए खुले। ओके। और उसके साथ ही 124 पीएम श्री स्कूल हमने खोले।
जब मेरे पास हायर एजुकेशन भी था तब हमने उस टाइम भी और उससे पहले भी और अब तक कुल मिला के हमने 76 जो कॉलेज हैं नए खुले हैं। जो पहले 103 कॉलेज पूरे टाइम में बने थे, यानी कि वो कांग्रेस का भी था, कांग्रेस से पहले अब था, तो कुल मिला के सरकार के 103 कॉलेज थे। अब हमारे 76 कॉलेज शुरू हो चुके हैं जी तो एजुकेशन के मामले में ये दूसरा हमने सुपर 100 शुरू किया जी और सुपर 100 में हमने जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे उनको कोचिंग देने का काम किया जी और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। हमारे बच्चे जो पहली बार थे जो IIT में गए वो हमारे 26 बच्चे थे, जी। उससे हमें बड़ा भारी प्रोत्साहन मिला। उसके बाद हमने संख्या भी बढ़ाई। अगले साल हमारे जो 29 बच्चे थे IIT में गए और 26 बच्चे हमारे MBBS में। सर ये आइडिया किसका था सुपर 100 की जो आप बात कर रहे हैं? देखिए सुपर 100 का आइडिया वैसे तो हमारी किस्मत से ही एक हमने बाहर से ही कोई व्यक्ति थे वो हमें मिले, वो काम कर रहे थे। ओके तो हमने उसके साथ बातचीत की कि हमने कहा कि भाई आपके पास संसाधन जो हैं वो थोड़े सीमित हैं, जी अगर आप हमारे साथ मिल जाए, क्योंकि आप तो पब्लिक के लिए एक हम मिश्रा जी हैं जी, बिहार के, जी। तो अगर आप हमारे साथ मिल जाए, आपके पास आइडिया है, हमारे पास संसाधन है, तो हम इसको अगर मिलके करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कामयाबी मिली बहुत बढ़िया कामयाबी मिली। तो मेरा आइडिया है कि आने वाले टाइम में संख्या बहुत बड़ी बढ़ेगी जो हमारे बच्चे क्लियर करेंगे। बच्चों के पास ज्ञान है, कोई कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे वो हमने उपलब्ध करा दिए। फिर उसके बाद हमने बच्चों को टैब देने का किया। हमने 5.5 लाख टैब दिए, यानी कि 5 लाख कुछ हजार टैब हमने बच्चों को दिए और 30,000 टैब हमने टीचरों को भी दिए, ताकि उनकी भी ट्रेनिंग हो उसके ऊपर, ताकि कोई इस वजह से कोई पीछे न रहे कि उसके जो अभिभावक है उनके पास संसाधनों की कमी है, इसकी वजह से पीछे न रहे। संसाधन हम उपलब्ध कराएंगे और हमने उसमें सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर में सारा कुछ जो थे सब्जेक्ट थे 39 सब्जेक्ट है वो सारे के सारे पहल जो है हमारा उसको डाल दिया हमने उसमें। और उसका जो 2 GB डाटा यानी कि जो खर्च है वो भी सारा का सारा हरियाणा सरकार देगी। तो ये सारे के सारे काम हमने किए और कुल मिला के हमने 600 से ज़्यादा जो स्कूल हैं वो अपग्रेड करने का काम हमने। चुनौतियां क्या क्या थी जब आपने डिपार्टमेंट संभाला? देखिए चुनौती तो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ यही है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे ज़्यादा थे ओके और हमारे पास बच्चे कम थे। अच्छा। हालांकि जो टारगेट मैंने रखा था उसको तो मैं पूरा नहीं कर सका, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अच्छा। हालांकि मैंने उस दिन ये बयान दिया था कि अगर हम 5 साल में 50% कर देंगे, उधर 60 थे हमारे पास 40 थे, तो हमने ये कहा था कि 50% 50 हमारे पास होंगे, 50 प्राइवेट में होंगे, इतने टाइम में इतना बदलाव हम कर देंगे। हम उतना तो नहीं कर सके लेकिन काफी अच्छा हमने किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले साल में हमारी संख्या काफी बढ़ेगी। अब विपक्ष कहता है कि आपने स्कूल बंद करवा दिए और जो बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखना चाहिए था, जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, तो उसके मुताबिक तो फिर वो सही दिशा में नहीं चल रहा, ये विपक्ष कहता है और जनता के बीच ये संदेश पहुंचा रहे हैं। देखिए लोगों को बहकाने की योजना है। अच्छा। मतलब किसी अच्छे काम को भी बुरा दिखाने की योजना है। हमने ये कहा कि जहाँ 20 से भी कम बच्चे हैं हम उस स्कूल को बंद कर रहे हैं और अगर उस स्कूल को बंद कर रहे हैं और वहाँ से जाने के लिए बच्चे की दूरी बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा हम देंगे, वो सरकार देगी। हाँ। अगर ऐसा है मान लीजिए स्कूल में 2 ही बच्चे हैं, ठीक है, तो आप बताइए स्कूल को चलाने में कोई लाभ संसाधन बहुत ज्यादा वहाँ पर, उसमें आपको 2 टीचर भी देने पड़ेंगे और बच्चे भी 2 ही हैं। मेरे पास यही एक स्कूल है जहाँ 2 टीचर थे, बच्चा एक था, वो चला गया जब 5वीं के बाद, टीचर वही है, बच्चे है नहीं। अच्छा। तो ऐसे भी हैं। तो हमने ये कहा कि भाई अगर बच्चे बढ़ेंगे जैसे गाँव वाले प्रयास करते हैं, अभी पिछली बार 100 से कुछ ज्यादा स्कूल हमने बंद किए थे जी और 66 से ज्यादा स्कूल हमने खोल दिए दोबारा। ठीक है। क्योंकि पंचायत ने प्रयास किया और उसके बाद बच्चे बढ़ गए तो हमने स्कूल खोल दिए। हम जो भी स्कूल बंद कर रहे हैं वो परमानेंट बंद नहीं कर रहे। एक तरह से आपने प्रोत्साहित भी किया पंचायतों को कि आप बच्चों को लाइए सरकारी स्कूल में, हम संसाधन उपलब्ध करवाएंगे। बिल्कुल। ये आपने एक तरह से कंपटीशन भी खड़ा कर दिया। फिर प्राइवेट स्कूल्स हैं और सरकारी स्कूल है, आज उनमें जब डिफरेंस करें तो आपको लगता है कि ज्यादा वहां पर तकनीक से पढ़ाई होती है या ज्यादा वहां पर संसाधन उपलब्ध है, या बराबर आप मानते हैं दोनों को? अब आज की डेट में धीरे धीरे क्या आया कि एक दिमाग में बात जाती चली गई कि प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ अच्छी पढ़ाई है, सब कुछ इस प्रकार का सोच चलती रही। ठीक है। जबकि हमारे पास बहुत ही क्वालिफाइड टीचर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक सोच बढ़ती चली गई और वो सोच को अगर खत्म करना तो फिर टाइम तो लगेगा। अब मैंने अभी आपको सुपर 100 दिया, मेरे पास अभी एक व्यक्ति आए, वो स्वयं इंजीनियर हैं और उनकी पत्नी डॉक्टर है। ठीक है सर। और यही जगाधरी के रहने वाले, उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी कोचिंग करा दो इसमें। मैंने कहा प्राइवेट स्कूल की हम कोचिंग करा नहीं सकते, हम तो केवल जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनकी कोचिंग। तो मेरा कहना ये भी सिफारिशें आ रही हैं आपके पास? अगर वो व्यक्ति ये सोच रहा सुपर 100 में बच्चे मेरी बेटी
सरकारी में होती तो वो सुपरिटेंडेंट में वहाँ कोचिंग ले सकते। अच्छा। तो मैं दावे के साथ कह रहा कि निश्चित तौर से इससे रुझान बढ़ेगा। अब जब राजनीति की बात होती है तो आप जानते हैं कि जब आपसे भी मीडिया कर्मी सवाल पूछते हैं तो यही बात कहते हैं कि विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष वो कह रहा है, लेकिन अध्यापकों की कमी का मुद्दा आप मानते हैं या नहीं मानते, आप खुद बताइए सर। नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ अध्यापकों की कमी है बहुत हमारे पास, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैंने बहुत प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी परमिशन भी दे दी। लेकिन ये एक प्रोसेस है ना, काफी लंबा टाइम चलता है। स्वयं मंत्री होते भी मुझे ये नहीं पता था कितना टाइम लगेगा। मैंने 2 महीने का बयान दे दिया था कि 2 महीने के बाद हम आपको टीचर उपलब्ध करा देंगे, लेकिन अब अगले सेशन में हम टीचर उपलब्ध करा देंगे। हमारे जो टीजीटी हैं और पीजीटी दोनों ही की भर्ती मतलब प्रोसेस में है जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले उसमें सेशन में हम निश्चित तौर से टीचर दे देंगे और कुल मिला के 20,000 टीचरों की हम भर्ती करें। 20,000 टीचर भर्ती होने के बाद मुझे लगता है कि टीचरों की कोई कमी नहीं है। 20,000 भर्ती होने जा रही है आने वाले वक्त में, ये आप दावा कर रहे हैं। बिल्कुल। इससे तो नौकरियों के अवसर बहुत बड़े स्तर पर पैदा हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। सर, पर्यटन मंत्री भी हैं आप और सूरजकुंड मेले को बहुत सफलतापूर्वक आयोजित करने का बड़ा जिम्मा भी आप पर था और ये चल भी रहा है। तो क्या लगता है हरियाणा को, क्योंकि हमारे साथ हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से लोग आते हैं सीधा हिमाचल प्रदेश चले गए, उत्तराखंड चले गए, हरियाणा को बाईपास करते हुए, लेकिन 2019 के बाद या 2014 के बाद मैं पूछ लूं, क्या ऐसा कभी हुआ है कि दिल्ली के लोग या दूर दराज से दक्षिण के लोग आते हैं और यहाँ कहते हैं कि हरियाणा रुकेंगे और हिमाचल प्रदेश घूम के आएंगे, फिर हरियाणा रुकेंगे, हरियाणा भी घूम कर जाएंगे? ऐसी सोच आपने बनाई उनकी, ऐसे कुछ प्रयास किए गए हैं? देखिए, अभी हमने जो गुड़गांव में लॉन्च सफारी बनाने लग रहे हैं और वो दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्च सफारी हमारी होगी। लगभग 2,000 करोड़ का हमारा अनुमान है उस पर खर्च होने का जी। तो हमारा प्रयास है, उससे काफ़ी बड़ा हमें लाभ मिलेगा। जो हमारे पर्यटन स्थल हैं उन पे भी हमने प्रयास किया है, चाहे अभी अब अथनीकुंड है, वहाँ पे जिस प्रकार से हमने बोटिंग वगैरह की व्यवस्था की और इसी प्रकार टिक्कर ताल है वहाँ भी, और हमारे पर्यटक वहाँ बड़े भी हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि कोई इतना बहुत बड़ा परिवर्तन है, लेकिन हमारा प्रयास उसमें है और हमने अच्छा प्रयास किया और टिक्कर ताल में तो हमारे पास बहुत अच्छी संख्या पर्यटक की आई है। मोरनी जो आप बात कर रहे हैं, टिक्कर ताल की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ी? अगर पहले से कुछ होता तो शायद इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, या पहले की सरकार ने किया था उसको आगे बढ़ाया? नहीं, देखिए, उसमें हमने कुछ चीज़ें नहीं जोड़ी। जैसे बोटिंग को हमने जो शुरू किया जी, जो पहले जिस प्रकार से थे चप्पू वाली जिस प्रकार से थी, अब हमने इंजन वाली वहाँ लगाई तो उससे है, उसमें एक थ्रिल भी है, उसका भी एक है, और हमने पैराग्लाइडिंग भी वहाँ पे शुरू की। तो उससे निश्चित तौर से जिस प्रकार का एडवेंचर लोग चाहते हैं तो वो हमें मिला और अभी इसी प्रकार से जो बोटिंग है हमने आखिरी भी हमने शुरू की। गीता जयंती हर साल होती है, सूरजकुंड मेला आयोजित होता है, इससे भी आपको लगता है कि जो दूर दराज से पर्यटक हैं या विदेशों से भी आप दावा करते हैं कि पर्यटक यहाँ पर आते हैं, आनंद लेते हैं उस महोत्सव का भी, लगता है आपको उसमें बढ़ावा मिला है? देखिए, गीता जयंती तो बहुत सफल है, बहुत जबरदस्त सफल है और बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे और मैं समझता हूँ कि पहले के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। उसमें जो लोगों के आने की संख्या है वो बहुत बड़ी है, उसमें बड़ी संख्या और वो बहुत सफल है। इसमें मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत मुख्यमंत्री जी इस पर खूब, मैं भी हूँ पर लेकिन मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। सर, आप वन मंत्री भी है और जंगलों का रखरखाव, बहुत सी चुनौतियाँ, और कई बार तो ऐसा होता है कि विकास के नाम पर जब बात होती है तो कई बार जो जंगल है, जो पेड़ है, उनकी बलि देनी पड़ती है। उनको बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए एक बड़ा जिम्मा है, कहीं ना कहीं आपके डिपार्टमेंट से वो जुड़ता है, उसके लिए आपने क्या प्रयास किए? क्योंकि हरियाणा में पेंशन तक मिलती है पेड़ों को, ये भी काफी चर्चा का विषय बना था। ये भी मेरा ही आइडिया है जी, ये भी आपका आइडिया है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे निवेदन किया एक बार तो मैंने कहा कि जो पुराने पेड़ हैं वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समाप्त करें, क्योंकि उनकी उपयोगिता नहीं रहती, तो किसान सोचता है कि जरूरत है इसकी, काट दो। तो लेकिन पुराना पेड़ भी एक फीलिंग देता है अलग सी, अच्छा। आपको भी महसूस होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, उसकी छाव ही अलग है, अलग ही आनंद आता है ना जी। तो दूसरा उसमें पर्यावरण संबंधित और दूसरी बातें भी, जैसे जो बड़ा पेड़ होता है उसमें खोखर होती है। ओके। तो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो अंडे वहीं देते हैं, खोखर में देते हैं, वो घोंसला बनाते नहीं है। अच्छा। तो अगर पुराने पेड़ नहीं रहेंगे तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो जब मैंने बात की तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, हम पेंशन लगाते हैं, और पेंशन भी उन्होंने उसकी उतनी ही कर दी जितनी हम वृद्ध अवस्था वालों को पेंशन देते हैं, तो उनकी साल की कर दी, उनकी महीने की है। यही है कि पेड़ काटने के नहीं, उसको बचा के रखेंगे। तो वो भी शुरू किया और उसके साथ हमने ग्रीनरी के लिए ना जी एक नया प्रयास शुरू किया। हमने बाग लगाने की योजना शुरू की कि भी कोई भी पंचायत, वैसे बाग लगाना मेरा विषय तो है नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि अब तक हम क्या करते थे कि सफेदा और पॉपुलर लगाते थे,
अब सिद्धार पॉपुलर 4 या 5 या 6 साल के बाद कट गया, तो कटने के बाद हम तो फिर वहीं खड़े। बिल्कुल। अब की बार मैंने पेड़ दिए, मैंने लगवाए, लेकिन आपने 6 साल बाद काट दिए, मैं तो वहीं खड़ा फिर दोबारा। तो मैंने कहा जी हमें आप बाग लगाने की इजाजत दें। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं बाग तो हॉर्टिकल्चर लगाया, मैं बोला खाली पंचायती जमीन में लगाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने वो उपलब्ध कराया और हमने बाग लगाए, काफी बड़ी संख्या में हमने हरियाणा में बाग लगवाए। दूसरा हमने अभी एक और शुरू किया कि जो बच्चे 9th क्लास के हैं हम उनको एक पेड़ देंगे उनको, उसको पेड़ देंगे, एक पेड़ देंगे और उसको कहेंगे ये पेड़ लगाओ। जब वो 12वीं पास करेगा तो उस पेड़ की हम समीक्षा करेंगे और उसको 5 नंबर देंगे। अगर वो 9th क्लास के बच्चे को पौधे लगाने के लिए देंगे, अगर उसके वो रखरखाव करता है उसको लेकर भी आप सोच रहे हैं कि उनको अंक दिए जाएंगे? उसको अंक देंगे। तो हम मेरा मानना ये कब से शुरू किया सर? अगर बच्चा उस पर ध्यान देगा ना जी, तो एक तो ये पता चलेगा वो कितना जिम्मेदार नागरिक है जी। दूसरी बात उसके प्रति जो भावनाएं बढ़ेंगी ना, पर्यावरण के प्रति प्रेम बढ़ेगा उसका, तो आने वाले टाइम में उसका हमें लाभ मिलेगा। अगर डेवलप ठीक तरीके से होगा तो 5 देंगे, अगर आपका नहीं होगा तो 0 भी देंगे। अच्छा, 5 तब देंगे अगर आपका पेड़ ठीक तरीके से। ये कब से शुरू की गई है? पिछले साल से हमने। अब सर विकास की बात कर लेते हैं। आप विधायक भी हैं और आपको चुनाव भी लड़ना है। सबसे पहले तो यही बताइए कि क्या हम फिर से मानकर चले कि जगाधरी से ही चुनावी मैदान में आप उतरने वाले हैं? नहीं, ये फैसला तो देखिए पार्टी ने करना। आपकी इच्छा? मेरी कोई उसमें मर्जी नहीं चलती। आप एक सीनियर लीडर हैं, आपने 2 चुनाव लड़े हैं, लगातार लड़े हैं, और यहाँ की जनता ने पिछली बार भी आपको बहुत बड़े अंतर मार्जिन से जिताया था। तो यहाँ की जनता की तो इच्छा होगी, आपकी इच्छा मैं जानना चाहता हूँ, पार्टी की नहीं। देखिए मैं काम कर रहा तो निश्चित तौर से मेरी इच्छा तो होगी कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, लेकिन फैसला पार्टी का, और उससे बड़े छोटे लीडर की कोई बात नहीं। पार्टी में कोई बड़ा छोटा नहीं है, तो पार्टी में फैसला करना कोई छोटा बड़ा नहीं। आपकी इच्छा है? हाँ, नहीं हमारी तो चुनाव लड़ने की तो है ना? हमारी इच्छा है चुनाव पार्टी को मौका दे, वो निश्चित तौर चुनाव लड़ेंगे, इसे लड़ेंगे। हमने ये नारा नहीं है कि सबका साथ सबका विकास, हमारा ये नारा नहीं है कि खाली ये कहना कि हरियाणा एक हरियाणवी एक। हमने व्यवहार में करके दिखाया हरियाणा एक हरियाणवी एक। आज आप देख सकते हैं कि नौकरी के मामले में कोई आदमी नहीं कह सकता। जब हमने कहा कि नौकरी मेरिट पे मिलेगी और मैं स्पीकर था तो लोग आगे कहते थे जी ये तो कहने की बात नहीं करा, लेकिन आज कोई नहीं कहता कहने की बात, सबने पता कि लगेगा। आज मैं आपको बताना चाह रहा कि हम 90 विधायक हैं, हमारे में से किसी का एक का बच्चा नहीं लगा। अच्छा। पिछली बार भी 90 विधायक थे, सिर्फ गीता बुक्कल ऐसी है जिसकी लड़की असिस्टेंट प्रोफेसर लगी, अपनी काबिलियत से लगी, किसी का नहीं लगा कोई बच्चा। तो ये बड़ा भारी परिवर्तन है। और अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखो तो सारे के सारे यही हैं लगे। लेकिन फिर जो आपके विरोधी हैं वो ये क्यों कहते हैं कि इन्होंने तो ऐसी रणनीति अपनाई कि जाट नॉन जाट की राजनीति की है और इन्होंने जाति के आधार पर हरियाणा को बांट दिया, देश में धर्म के आधार पर बांट दिया बीजेपी ने। ये आरोप आप पर लगते हैं? देखिए हमारे यहाँ तो जाट नॉन जाट की कोई बात नहीं थी, लेकिन दूसरे लोगों के दिमाग में घुसी है जाट नॉन जाट, जातियों में बांटना, मतलब लोगों को। हमने कभी नहीं किया, मैं दावे के साथ कह रहा। जब हम कोई काम मेरिट पे करेंगे जाट नॉन जाट कैसे होगा उसमें? हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ना उसमें जाट हो सकता, ना नॉन जाट हो सकता, ना कोई मुसलमान हो सकता, ना कोई हिंदू हो सकता, कुछ ही नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो मेरिट है बराबर। अगर हम गरीब को ये दे रहे कि भी 30 नंबर देंगे तो उसमें तो गरीब है बस, उसमें जात तो नहीं कोई भी है। जो भी गरीब होगा उसको मिल जाएगा, जिसकी आमदनी 1 लाख से कम है उसको 30 मिल जाएंगे, जिसकी आमदनी 80 से कम है उसको 20 मिल जाएंगे, तो उसको मिलेंगे। तो यहाँ इस प्रकार का व्यवहार कहीं किया नहीं गया, लेकिन ये कुछ लोग हैं वो बदनाम करने के लिए इस प्रकार से कहते हैं। हालांकि जनता भी ये मानती है। देखिए अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, कांग्रेस का रिकॉर्ड उठा के 10 साल उन्होंने राज किया, चाहे नौकरी देने की बात लगा लो और चाहे डेवलपमेंट की बात लगा लो। आप किसी भी आदमी से पूछ लियो 2014 से पहले हर आदमी चौपाले में बैठ के कहता था भी हमारा काम नहीं होने का भाई, सरकार पर लेवड़ों की है भाई, हमारा लड़का नौकरी नहीं लगने का, सरकार पर लेवड़ों की, ऐसी सी बात आम देसी भाषा में लोग बोलते थे। लेकिन अगर आप सरकार का रिकॉर्ड भी उठा के देख लो ना जी, तो आप देखोगे कि अगर उस साइड में कहीं उनकी विधानसभा है, अगर वहाँ 100 करोड़ खर्च हो रहे तो दूसरी विधानसभा में 2 ही करोड़ खर्च हो रहे। लेकिन आज आप ऐसा नहीं। अभी हमारा एक इंटरव्यू था तो वहाँ भी एल सैनी जी ने एक बात कही कि भाई मुख्यमंत्री जी ने 25-25 करोड़ की सड़क तो हमारे से मांग ली, हमारे से अभी करी नहीं। तो मैंने कहा जी काम तो शुरू हो गया और ऐसा ऐसा सारा काम हो भी जाएगा, पर लेकिन मैं ये प्रश्न पूछना चाहूँ कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कभी विपक्ष के एमएलए से कहा कि मुझे काम बताओ 25 करोड़ के या 50 करोड़ के काम बताओ? पहली बार ऐसा है कि मुख्यमंत्री विपक्ष के एमएलए से कह रहा है कि 25 करोड़ की सड़क दो, आपकी कौन सी सड़क ठीक करनी, वो सड़क ठीक करेंगे जो आप कहेंगे। तो ये जो समानता का भाव किया ना जी कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो ये अगर किया तो उसके बावजूद भी विपक्ष के विधायक है, नीरज शर्मा की बात कर लो या बीएल सैनी का आपने जिक्र किया, मैंने उनके साथ चर्चा भी की है, डिबेट भी की है, फिर भी ये कहते हैं हमारी सड़क नहीं बन पाती है, हमसे भेदभाव किया जाता है। देखिए हमारे 28 करोड़ रुपए नहीं दिए जाते हैं।
अब देखिए नगर निगम का मामला है जी, और जी। नगर निगम में उनके पास पैसा काफी बड़ी मात्रा में है जी। मेरे पूरा एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन मेरे ध्यान ये है कि 650 करोड़ से ज्यादा था उनके पास। ठीक है। तो वहीं से व्यवस्था होनी है, तो वहीं से उसने करना है। ठीक है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यहाँ पर अवैध माइनिंग की कई बार खबरें आती थी, पहले बहुत आती थी, इस पर किस तरह से रोक लगी है और आप ये मानते हैं कि ऐसा था भी कि नहीं था? मैं बहुत ईमानदारी से पूछ रहा हूँ। देखिए अवैध माइनिंग जो है ना जी, वो तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी लोगों को ये नहीं पता कि अवैध क्या है अवैध क्या है। अच्छा। अब समस्या क्या है, जो पहाड़ की अवैध होती है वो अलग टाइप की अवैध है, यहाँ की अवैध अलग टाइप की अवैध जी। है। अवैध वो है जैसे मान ली सरकार ने निश्चित कर दिया ये एरिया है, यहाँ आप माइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिनरल इस जमीन में भी है, तो यहाँ जिस किसान की है उसने वो खोद लिया अपना, क्योंकि उसके पास थे मिनरल, ठीक है। उसने खोद लिया, टैक्स उसने सारे दिए, सब कुछ दिया उसने, लेकिन है तो अवैध, वो लिखी तो अवैध में जाके, लेकिन टैक्स सारे दिए, सब कुछ किया उसने। तो ये क्या है कि अगर आप क्लेस्टर से लें, और वैसे तो रेत दूर तक है बिल्कुल, लेकिन कम से कम 30 किलोमीटर तक जो रेत बजरी और पत्थर है, और इस साइड में अगर चला जाए तो कालका तक रेत बजरी और पत्थर है, तो कहीं भी कोई ना कोई किसान कर ही लेगा, इस प्रकार की माइनिंग कर ही लेगा, लेकिन उसमें कोई सरकार की चोरी या उसका नहीं है। लेकिन ये सही है कि मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया, और अब सरकार ने एक रमन्ना सिस्टम ऐसा कर दिया कि जैसे आपकी गाड़ी चलेगी, अभी आपने माल उठाया यहाँ से तो उसी टाइम आपका नोट हो जाएगा, आपने जाना कहाँ उसके घंटे नोट देंगे, इतने घंटे में आपकी गाड़ी वहाँ जाएगी, तो इतने घंटे में गाड़ी पहुँचनी चाहिए, आप बीच में गड़बड़ नहीं कर सकते। वो सारा का सारा सिस्टम उसमें काफ़ी सख्ताई है उसमें, तो ऐसा नहीं है। और उसके साथ साथ फाइन की जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई दी, और अब अगर किसी का ट्रैक्टर फंसता है तो 2.5 लाख रुपए फाइन है, अगर गाड़ी फंसती है जेसीबी या दूसरी को वहीं फंसते हैं 5 लाख का फाइन है। अभी मैं आपसे निवेदन एक करूंगा कि यहाँ जो थाने हैं ना, एक बार चक्कर लगा के आओ, देखिए उनमें कितने कितने वाहन खड़े। अगर सरकार उसको सपोर्ट करती फिर इतने वाहन थोड़ी खड़े, सरकार सख्ताई के साथ उस पर लगी रोकने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। मैं ये नहीं कहता गड़बड़ नहीं होती, अब 302 है, अगर कोई मर्डर कर देगा पर फिर भी मर्डर तो हो ही रहेगा। बिल्कुल। इन लोगों ने यहाँ माइनिंग को बंद कर दिया था, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने माइनिंग को यहाँ बंद कर दिया था, और यहाँ के सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया था, इलीगल कानून की अनदेखी करके अच्छा, यहाँ सील कर दी थी। और लोगों को पता नहीं है इस बात का कि क्या दर्द उठाना पड़ा, यानी कि स्क्रैचर को सील कर दिया सरकार ने जबरदस्ती, लेकिन जो मिनिमम बिल है वो उसको देना पड़ेगा, यानी कि 50,000 का बिल देगा, जबकि सील सरकार ने रखी फिर भी बिल देगा, उसको नौकर भी रखना पड़ेगा, सारा करना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख रुपए मिलने का उसको नुकसान, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती। लेकिन फिर भी विधानसभा में बार बार आपको घेरा जाता है इसे मुद्दे पर, बार बार विपक्ष मुद्दा उठाता है। मैं ये कह रहा है इस पे, क्योंकि आप यहाँ से संबंधित हैं। नहीं, वहाँ असल में थोड़े जवाब दिया जा, शॉर्ट में जवाब दिया जाए इसका, क्योंकि मेरा भी डिपार्टमेंट नहीं है। मैं तो ये कह रहा कि जमुनानगर में एक बार ना इसमें खुल्लम खुल्ली बहस होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, इस मुद्दे पे, इसी मुद्दे पे केवल और केवल माइनिंग पे आप चैलेंज देते हैं? मैं चैलेंज किसको चैलेंज देते हैं? किसी को जो जिसने भी करना, भूपेंद्र हुड्डा को देने चैलेंज आप? देखिए हुड्डा साहब तो कहने आने लग रहे, पर इनके जो एमएलए हैं, जो भी इनके लीडर हैं, आपके कद के नेता के साथ नहीं, मैं हुड्डा साहब को अपने कद से बहुत बड़ा मानता हूँ। मैं तो हुड्डा साहब के कद का तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं तैयार हूँ कि इस पे एक डिस्कशन होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। ये लोग गफलत फैलाते हैं, वैसे ही लोगों में झूठ फैलाते हैं। अब मान लीजिए कोई भी गाड़ी जा रही है, वैध माइनिंग हो रही, वो टैक्स देता है उसका, ऐसा थोड़ी है सारी है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि अवैध नहीं होती, मैं मानता हूँ कि अवैध भी होती है, लेकिन सरकार उसमें फाइन भी करती है, उसके खिलाफ कार्रवाई। अवैध में अगर सबसे खतरनाक माइनिंग है तो वो है, कुछ ऐसे ऐसे खराब लोग होते हैं कि वो बांध के नजदीक भी माइनिंग कर देते हैं, वो सबसे खतरनाक है। बिजली, सड़क, पानी जैसे जो बुनियादी सुविधाएं लोगों को चाहिए थी, वो मुद्दे हल हुए? क्या आपको लगता है कि अब सड़क की समस्या जगाधरी में नहीं है? आपको लगता है 24 घंटे बिजली हर जगह मिल रही है आपके विधानसभा क्षेत्र में? या आपको लगता है कि स्वच्छ पेयजल और जल निकासी की समस्या हल हो चुकी है पूरी तरह से? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस टाइम हमारी सरकार बनी, हमारे यहाँ बहुत डिमांड थी, कोई कॉलेज बनना चाहिए, भाई ब्लॉक बनना चाहिए। आज लोगों के पास बड़ा काम कोई कहने के लिए नहीं है। मैंने लोगों से भी कह दिया कि भाई कोई बड़ी बात हो कह दो, कोई काम हो। आज हमने सारे काम पूरे कर लिए। चाहे छछरौली कॉलेज की बात है, पहले कॉलेज था, उससे दुगनी बिल्डिंग हमने बना दी। चाहे खिदराबाद कॉलेज की बात हमने बना दिया, चाहे ITI की बात है हमने खिदराबाद में बना दिया, और छछरौली में भी हमने ITI बना दी। चाहे हॉस्पिटल की बात है, जो 6 बेड का था वो 15 बेड का हमने खिदराबाद में बना दिया ना, 30 बेड का हमने खिदराबाद में बना दिया, और 30 बेड का हमने छछरौली में बना दिया। उसके साथ साथ हमने खदरी में बना दिया, उसके साथ हमने कोट में बना दिया। जहाँ तक सड़कें हैं वो सारी की सारी सड़कें हमारी अच्छी स्थिति में, बहुत बढ़िया सड़कें हैं, फर्स्ट क्लास सड़कें हैं। और अब तो ये एक्सप्रेस हाईवे भी बनने लग रहा है हमारा, कैल से लेकर ताजेवाड़े तक बनने लग रहा है, ये भी बनने लग रहा है। और जो पुल थे
जब मैं पहले बना था तब भी हमने 9 पुल बनवाए थे। जब मैं अब की बार बना पिछली बार, अब की बार हमने 6 पुल अब की बार बनाए। 3 हमारे और मंजूर है। मेरा ख्याल है कि 3 बनने के बाद से पुल कहीं बचने का नहीं है कोई भी। ये भी छोटे छोटे हैं 3 पुल, छोटी नदी हैं उन पे हैं। तो लगभग सारे काम हमने जो मेन थे वो सारे के सारे काम हमने कंप्लीट कर दिए। जब विकास की बात होती है सर, विकास होता है किसी क्षेत्र में तो कई लोग इसका फायदा उठाते हैं, अवैध कॉलोनियां काट देते हैं। उसको लेकर आपने शिकंजा कसने की कोशिश की है कि जो लोगों को गुमराह ना करें, उनके साथ धोखा ना करें, ठगी ना करें उनके साथ? देखिए जितनी फंस जाते हैं लोग। जितनी सख्ताई सरकार ने की और रजिस्ट्रियों में जिस प्रकार से बैन किया, हालांकि उसका काफी विरोध भी था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सख्ताई के साथ इसको रखा। और वो सिर्फ इसीलिए रखा कि जो कॉलोनियां अवैध कट जाती थी तो जो इनोसेंट लोग हैं बेचारे, उन्हें तो पता नहीं था नियम कानून का, वो सस्ती के चक्कर में ले लेते थे और बाद में फंस हो जाते थे। तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ा उस पर स्टैंड लिया और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये अवैध कॉलोनी वाली, ऐसा तो नहीं है कि अवैध कॉलोनी वाले देख रहे हैं कि ये तो वैध भी कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हो जाएगी? वो जो पिछली कॉलोनियाँ थी वो वैध कर रहे हैं, ये नहीं करते हैं कल। और उसमें मुख्यमंत्री जी ने बल्कि ये भी टारगेट रखा कि जब ये कॉलोनी पुरानी हो जाएगी बहुत, तो उसके बाद इसको इस प्रकार से दोबारा डेवलप नहीं कर सकेंगे। अंतिम सवाल है मेरा, जगाधरी विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपका विजन क्या आने वाले वक्त में? हमारे जरिए यहाँ के वोटर्स को आप क्या संदेश सर देना चाहेंगे? चुनावी मैदान में आपको उतरना है, लोकसभा का चुनाव भी है, तो आपका जिम्मा यह है कि कम से कम यहाँ से बीजेपी को और मजबूत किया जा सके। नहीं देखिए, काम जो मैक्सिमम काम है ना जी, वो हमारे कुछ काम हो चुके हैं, कुछ हमारे मंजूर हैं, पाइपलाइन में है। जैसे कॉलेज बनना, मान लीजिए अभी छछरौली में हमने, छछरौली में और खिजराबाद में और भी कुछ शुरू कर रखे जो काम ना, तो उनको पूरा करना भी हमारा विजन है। और हमारा प्रयास है कि और जो विकास है, जैसे अब एक्सप्रेस हाईवे ये बनने लग रहा है, तो इससे भी निश्चित तौर से और हमें लाभ होंगे। तो हमारा विजन तो हमारा यही है कि आगे शिक्षा के क्षेत्र में भी और परिवर्तन और लोगों की रुचि बढ़े इसमें भी। तो हमने जो भी यहाँ काम जिस प्रकार से कोई रुके थे, माइनिंग का मैंने आपसे बताया कि माइनिंग इन्होंने बंद कर दिया था, हमने प्रयास करके खोल लिया उसको। तो कुछ लोग तो कई बार ना माइनिंग खोलने से ही उसको ये होता है शायद माइनिंग के बिना कोई काम चलने वाला थोड़ी, आपकी सड़क नहीं बनती, आपका घर नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता, जरूरी है। और अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो उसको उपयोग होना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जब में से आता है तो आप निकाल दो, फिर आपको मिल जाता है। हाँ, ये है कि गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, उसकी सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार प्रयास करके जो गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन सही तरीके से होती है, ठीक है। और हमने उसके लिए प्रयास किया। 90 विधानसभा में से कितना टारगेट है अब की बार बीजेपी का, आपका खुद का? नहीं देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि 60 से ज्यादा मिलने की बात, 60+। हाँ 60+ आएंगे 100%। दावे के साथ कहते हैं? हाँ, नहीं तो पार्टी बताएगी कितना टारगेट है। तो मुझे आज के तरीके मुझे लग रहा है कि 60+ मिलने जीत गया। सर बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए खबर तक से। तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर गुर्जर साहब बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और बहुत ईमानदारी से दिया है। जो उम्मीद हमने की थी उसके उम्मीद के मुताबिक ही इन्होंने हमसे बातचीत की है। एक और विधानसभा क्षेत्र में आपको ले चलेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे और खबरें तक पर खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी है। नमस्कार।